नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ पटना से ही जुड़ रहे हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब। देश के कई बड़े अखबारों में फैजान साहब ने काम किया है। 4 दशक से अधिक का अनुभव रहा है। हम सबों के भी वरिष्ठ रहे हैं। तो फैजान साहब को आज हमने जोड़ा बिहार की मुस्लिम राजनीति को समझने को और यह भी जानने को विशेष रूप से कि शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन, सिवान वाले शहाबुद्दीन, लालू यादव के शहाबुद्दीन अब तो रहे नहीं। उनके परिवार पर जो परेशानी सामने आ रही है लगातार और जिस तरीके से उनके परिवार को आरजेडी ने किनारा कर दिया है, तो 2024 हम आरजेडी की बात करें, शहाबुद्दीन का परिवार भले किनारा कर दिया हो, लेकिन आरजेडी के भीतर मुस्लिम नेतृत्व तो दिखता भी नहीं है। तस्लीमुद्दीन साहब रहे नहीं, जिन्हें सीमांचल में लोग गांधी कहते थे। तस्लीमुद्दीन साहब के 2 बेटे, एक बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, दूसरे सांसद का चुनाव लड़े, हार गए। एक बार जीते भी जब सहानुभूति वाला मतदान हुआ था। तो वहां भी बच्चों के बीच ही संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में और शहाबुद्दीन का जब परिवार नाराज होता है, तो इसका असर पूरे बिहार के मुसलमान मतदाताओं पर पड़ता है। देखिए, हिना साहब ने अनाउंस कर दिया है कि मैं सिवान से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन उसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे, उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर मुकदमे थे, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई। और तेजस्वी यादव से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो क्या फैजान साहब आपको लगता है कि शहाबुद्दीन परिवार से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पूरे तौर पर कन्नी काट लिया है, अब कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया है? देखिए, शहाबुद्दीन से और लालू जी से ये ताल्लुकात जो है वो शहाबुद्दीन जब पहली बार विधायक बने, जीत के आए, इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, तब से उनके ताल्लुकात बने। और उसके बाद शहाबुद्दीन कई बार सांसद बने, लालू जी के बहुत ही करीबी रहे और लालू जी भी इस करीबी होने का हमेशा उनको ये संकेत भी देते रहे और उनके समाज को भी ये संकेत देते रहे कि शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं और हम शहाबुद्दीन के साथ हैं। ये सच्चाई भी है। जी। ये सही है कि अब उनके देहांत के बाद 2021 में उनका देहांत हुआ, उसके बाद से ये थोड़ा, ये कहिए कि थोड़ा दूरी कहें या उनके समाज, लेकिन फिर भी ज्ञानेश्वर जी ये भी देखने की बात है कि जब शहाबुद्दीन को इलेक्शन लड़ने से रोक लगा दी गई थी तो लालू जी ने उनको टिकट दिया, उनकी बीवी को, हिना शहाब को टिकट दिया। वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ी, वो हार गई, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल आरजेडी और लालू जी उनके साथ उस समय भी रहे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि 2021 में जब दिल्ली में शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया, उसके बाद से ये देखने में आया है कि लालू परिवार से उनकी थोड़ा दूरी बन रही है। हमको लगता है कि उनके देहांत के बाद शायद ही कोई बड़ा नेता उनके घर सीवान गया हो मातम कुर्सी के लिए। तो इसको थोड़ा सा उनके परिवार भी इस चीज को महसूस करते हैं कि साहब, जिस पार्टी और जिस नेता के लिए हमारे शहाबुद्दीन ने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, कम से कम 30 साल 35 साल तक वो उनके साथ रहे, उसको इग्नोर किया जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है या बिल्कुल ही भुलाया जा रहा है। ये नहीं, वो ठीक है फैजान साहब। फैजान साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, फैजान साहब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ठीक है, शहाबुद्दीन के साथ इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं कि लालू यादव ने अपने रिश्ते निभाए। और ठीक है, जब वे सजा याफ्ता हो गए तो हिना साहब को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन असली कहानी, जो उपेक्षा की कहानी है, दूर जाने की कहानी है, वह शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद शुरू होती है। शहाबुद्दीन जब तक जीवित थे, शहाबुद्दीन को दरकिनार कौन कर सकता था? शहाबुद्दीन क्या थे, किस तरीके के राजनेता थे, किस तरीके के बाहुबली थे, किस तरीके के आपराधिक रिकॉर्ड उनके खिलाफ थे, यह जानकारी लालू यादव को भी थी और यह जानकारी तेजस्वी यादव को भी थी। और लालू यादव को भी पता था कि शहाबुद्दीन ने मेरे लिए क्या किया
और शहाबुद्दीन को भी पता था कि लालू यादव ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन शहाबुद्दीन के जाते ही सब कुछ खत्म हो गया सा दिखता है। और हिना साहब, उसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनकी पीड़ा भी कई मौकों पर उजागर हुई। आपने कहा भी कि कोई मिलने नहीं किया। लेकिन अब 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, उसामा साहब जेल भी आ चुके हैं, तो शहाबुद्दीन के परिवार की उपेक्षा क्या लालू यादव को महंगी पड़ सकती है, मैं यह समझना चाहता हूं। ज्ञानेश्वर जी, मैं वही बात कह रहा था कि ये फीलिंग जी सिर्फ शहाबुद्दीन के परिवार को ही नहीं है कि आरजेडी और उसके नेता उसे अलग थलग कर रहे हैं और उसकी किनाराकशी कर रहे हैं, बल्कि ये जी मैसेज पूरे समाज में भी जा रहा है। मैं खुल के जी कहूँ कि मुस्लिम समाज में ये मैसेज जा रहा है कि साहब आरजेडी जिसके साथ इतना दोस्ती निभाई, शहाबुद्दीन ने, और सब कुछ किया उसके लिए, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, वो एक अलग वो है। लेकिन ये मैसेज तो बहरहाल जा रहा है कि इनको किनारा कशी किया जा रहा है। इसका देखिए एक एक तो आपने खुद भी देखा, एक उपचुनाव हुआ गोपालगंज में, क्या नतीजा जी हुआ उसका। और उसमें अगर हार हुई अ, या बीजेपी वहां जीती और इन लोग की हार हुई, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था कि शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से नाराज था, और ये नाराजगी उसके उसके समाज तक गई, और मुसलमानों में ये मैसेज गया कि साहब आरजेडी अब हम लोगों को आरजेडी का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो शहाबुद्दीन का साथ नहीं दे रहा। अब आइए बात 2024 के चुनाव की। जी देखिए 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसमें जाहिर है कि आरजेडी को तो यही लगता है कि हमारा एक तगड़ा वोट बैंक है एमवाई का, जो 18% और 17% इस तरह से वो हो जाता है, मतलब मिल करके वो 35-36% हो जाता है, जो एक बहुत जी बड़ा नंबर है। लेकिन लेकिन इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या आरजेडी फिर से शहाबुद्दीन के परिवार या कम से कम हिना शहाब को अपने साथ लेने की कोशिश करेगा। ऐसा लगता है कि शायद वो करें, क्योंकि अभी उनके पास कोई मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है कि जो उनके इस एजेंडा को आगे बढ़ाए कि भाई आरजेडी जो है वो प्रो मुस्लिम पार्टी है। इस एजेंडा को शहाबुद्दीन ने बहुत बहुत ही आगे तक बढ़ाया था। यहाँ तक कि देखिए, ये सिर्फ मैं नॉर्थ बिहार की बात किया, सिर्फ सिवान गोपालगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जी बिहार में ये एक बहुत बड़ा मैसेज था मुस्लिम समाज के लिए कि शहाबुद्दीन उसके साथ है, और शहाबुद्दीन को मुस्लिम समाज में चाहे वो यूथ हो चाहे स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि एजेड लोग भी उनको अपना लीडर मान रहे थे। जी ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों में लीडरशिप की बहुत कमी रही है। बिहार में आप अगर आप उठा करके हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद अब्दुल कयूम अंसारी ही एक अकेले ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस में थे, जो एक मतलब अपने समाज के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन वहाँ उनके उनके साथ भी एक प्रॉब्लम ये था कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ अपनी कास्ट के लिए, यानी अंसारी बिरादरी के लिए ही, और उसी के वो लीडर है। उसके बाद आप जी देखें कि आप कहीं भी कोई भी बड़ा मुस्लिम लीडर, मुस्लिम चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। आपने नाम लिया तस्लीम साहब का। देखिए मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब, जिनको सीमांचल का गांधी भी कहा जाता था, वो भी एक बहुत बड़े लीडर आरजेडी में थे। एक बात मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि मुसलमान ये पिछले 30 साल 40 साल में मुसलमानों ने जो किसी को अगर अपना लीडर माना, चाहे नसीरुद्दीन साहब को माना हो चाहे शहाबुद्दीन को माना हो, तर उसकी वजह क्या थी। देखिए ये दोनों ही आदमी, तस्लीमुद्दीन साहब और शहाबुद्दीन, दोनों ही दबंग थे। जी दोनों ही बहुत ही शक्ति अपने इलाके के बहुत ही शक्तिशाली नेता थे, और लोगों का काम करवाते थे जैसे भी करवाते हो, आर्म ट्विस्टिंग से करवाते हो या ऐसे भी करवाते हो। लेकिन मुसलमानों में ये एक मतलब क्या सोच पैदा हुई कि साहब हमें ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा ही लीडर हमारी लीडरशिप कर सकता है, जो
हाथ मरोड़ कर, चाहे वो नेताओं का हो या ब्यूरोक्रेसी का हो, हाथ मरोड़ कर अगर हमारा काम करा सकता है तो वही हमारा नेता है। इसलिए देखिए, दोनों ही आदमी अपने अपने इलाके में ही नहीं, पूरे बिहार में एक अच्छा प्रभाव उन्होंने अपने समाज में इस चीज का डाला था कि भाई हम एक बड़े नेता हैं, और इसको मुसलमानों ने माना भी। नहीं, ठीक है, माना भी। मैं ये समझना चाहता हूं फैजान साहब, देखिए कांग्रेस ने भी अब्दुल गफूर साहब को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस की बात हम कर लें, लेकिन जब हम शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की बात करते हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि आरजेडी को कंसीडर करना चाहिए हिना साहब के मामले में। तो आप नीतीश कुमार को भी बहुत बेहतर समझते हैं, लालू यादव को भी बहुत बेहतर समझते हैं। जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था, इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने बात भी की थी, लेकिन इधर से कोई बात भी शायद नहीं किया था। इस बात का गम भी उस परिवार को रहा है। और हिना साहब ने पिछले दिनों इस बात की घोषणा तो कर दी कि सिवान से मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या आपको लगता है कि हिना साहब ने यह घोषणा अपनी मर्जी से की, या फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रजामंदी दे दी? और यदि अपनी मर्जी से की है, चुनाव मैदान में आ रही हैं, तो फिर वहां तो आरजेडी का क्या होगा? आपने कहा मुसलमान आरजेडी के साथ। देखिए जो देश का माहौल है, जो एचएमक्यू है, हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ देश है, वहां मुसलमान इसलिए आरजेडी को बिहार में वोट करते दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी को हराना है। लेकिन हमने 2010 का विधानसभा चुनाव भी देखा है, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट कर दिया था। तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का ऐलान और शहाबुद्दीन की पत्नी ने अलग राह पकड़ी, तो इसका नुकसान आरजेडी को कितना होगा और बिहार में इंडिया अलायंस को क्या होगा? और यह भी समझने की जरूरत है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को छोड़कर आरजेडी के पास कौन सा मुसलमान चेहरा रह गया? देखिए अशफाक करीम व्यापारी आदमी है, फैयाज अहमद व्यापारी आदमी है, ये सारे तो व्यापारी लोग हैं। तो शहाबुद्दीन के नुकसान की ये भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, आरजेडी के पास शहाबुद्दीन की भरपाई करने का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। आपने जो भी नाम अभी लिए, उनमें तो बहुतों जी, के नाम लोग जानते भी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब मुस्लिम जी। समाज, तो उन लोग, उनको नाम मालूम भी नहीं कि ये कौन लोग हैं। इसलिए इसकी भरपाई भी हम्म, नहीं। जहाँ तक वो हिना साहब की बात है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सीवान से इलेक्शन लड़ेंगे। जी, मुझे नहीं लगता कि ये ये लालू जी या तेजस्वी ने उनको कहा होगा ऐसा, या उनको कोई ऐसा इंडिकेशन दिया होगा कि हम आपको टिकट देंगे, जी। लेकिन हम्म, उनकी नाराजगी उससे पहले भी आ चुकी है, जब उन्हें लगा कि शायद वो देखिए, सिर्फ बात विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की नहीं थी। परिवार में ये भी एक फीलिंग थी कि शायद उनको राज्यसभा या विधान परिषद में भी भेजा जा सकता है, तो उसकी भी नाराजगी जी, हिना साहब को थी, और उन्होंने पहले भी इस तरह की कुछ बातें कही भी थी। लेकिन हो सकता है कि जी, अभी उन्हें फिर ये उम्मीद बने कि आर आरजेडी उन्हें लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देगी, तैयार हो गई। लेकिन सच्ची बात ये है कि और कोई पार्टी, देखिए, वो अगर चुनाव लड़ती हैं, जी, आजाद में या किसी पार्टी से लड़े, तो जीतने का बहुत ज्यादा चांस नजर नहीं आता। देखिए, वो जो मतलब चुनाव हार चुकी है, और वो भी शहाबुद्दीन के जीते जी। ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन के मरने के बाद वो इलेक्शन लड़ी और हार गई। उन्होंने शहाबुद्दीन के रहते हुए भी चुनाव लड़ा, जेल में थे वो तभी चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सकी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन ने जो एक अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाई थी, जो अपना असर बनाया था, उसमें कहीं कोई कटाव हुआ, यहाँ पर कहीं पर कोई इंक्रोचमेंट हुआ है, या जैसा भी जो कहा जाता है कि शायद मुस्लिम तो उनको वोट देते हैं वहाँ उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, लेकिन शायद एक बड़ा तबका, समाज का एक बड़ा तबका जो है वो उनको वोट नहीं देता है, और इसीलिए वो हार जाती है। अब अगर उस तबके को वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, तभी उनके लिए कोई मतलब आसान राह उसमें बन सकती है, क्योंकि
वोट जो भी पड़ेगा वो शहाबुद्दीन के नाम पर पड़ेगा, वो उसामा या हिना शहाब के नाम पर नहीं। चलिए, ओसामा और हिना साहब के नाम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक बात जो आपने कहा कि हिना साहब को संकेत नहीं दिया गया होगा, और जो देखिए पॉलिटिकल एनालाइजर है वो ये मान रहे हैं कि हिना साहब चुनाव मैदान में आती हैं और वहां महागठबंधन का भी उम्मीदवार होता है, मतलब इंडिया अलायंस का, चाहे लालू जी दें, चाहे नीतीश जी दें, चाहे माले, और फिर बीजेपी, तो बीजेपी की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। और एक बात जो आप कहना नहीं चाहते थे, जो हम कह देना चाहते हैं कि सिवान की जमीनी हकीकत यह है कि पूरे बिहार में भले माई समीकरण चलता है मुस्लिम यादव, लेकिन सिवान में यह समीकरण टूट जाता है। सिवान में मुसलमान शहाबुद्दीन के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन यादव उनके साथ खड़े नहीं होते, जब वे जीवित थे तब भी और जब वे नहीं है तब भी। तो बीजेपी के लिए तो यह लड़ाई फायदेमंद है, लेकिन हम इसका व्यापक दायरा देखना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार से कट जाना, इसका असर क्या पूरे बिहार में, क्योंकि मुझे वह दिन भी याद है जब शहाबुद्दीन जेल में थे। शहाबुद्दीन को मैंने बहुत करीब से जाना है। चुनावों के वक्त में वह आरजेडी के पक्ष में चिट्ठियां लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड भेजा करते थे अपने लोगों को। तो पूरे बिहार में ऊपर से ओवैसी का खतरा है। आपने कहा है कि गोपालगंज के उपचुनाव में क्या हुआ, यह सब पूरे बिहार ने देखा है। तो ये जो खतरा है, यदि मैं शहाबुद्दीन या इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो कमेंट बॉक्स में भी देखता हूं कि लोग कहते हैं सबक सिखा देना है आरजेडी को, ओवैसी के साथ चले जाएंगे। तो ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कोई प्लान तैयार किया है? क्योंकि देखिए, यदि हम मिथिलांचल की भी बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्र की उस दलाव पर है, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता। अली अशरफ फातमी जेडीयू में जा चुके हैं, उनका भी क्या होगा पता नहीं। तो फिर ये कहां, ये कैसे नुकसान होगा और क्या इसका रास्ता है इनके पास? देखिए, जो जो अभी की जो सिचुएशन है उसमें शायद कोई सबक लिया हो आरजेडी ने गोपालगंज के जो बाई इलेक्शन हुआ था उससे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका वोट टूट के कहाँ गया, जी एमआईएम में गया। ये खतरा आगे भी हो सकता है कि अगर वो शहाबुद्दीन के परिवार को नेग्लेक्ट करते हैं और उस परिवार की तरफ से कोई मैसेज दिया जाता है अपने समाज के लिए, तो उसका सबसे बड़ा जो घाटा या खतरा जो कहें वो किसको होगा और किसको इसका जी फायदा हो सकता है। देखिए, फायदा तो बहरहाल अगर घाटा आरजेडी का होता है, इंडिया अलायंस का होता है, तो फायदा तो बहरहाल बीजेपी को होगा। एमआईएम को उतना फायदा नहीं होगा, ठीक है वो वोट काट सकते हैं, लेकिन यही हम कह रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई शायद राय नहीं बनी हो, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी सिवान में अगर कोई सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट आरजेडी के पास होगा तो वो हिना शाह भी। जी हिना साहब होंगे, ये ठीक है। लेकिन अब जैसा आप कह रहे हैं, और देखिए आरजेडी के भीतर भी आप देख रहे हैं कि अब निर्णय लेने की क्षमता वो तेजस्वी यादव के पास है। क्या तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, या उनके बारे में जो लोग विचारधारा रखते हैं, उनके बाहुबल की चर्चा होती है, उनकी सजा की चर्चा होती है, तो इस कारण वे ओसामा साहब से भी कटना चाहते हैं? ये आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जी जो उस परिवार से जो भी नजदीकी थी वो दो लोगों के बीच में थी, वो जी यादव और शहाबुद्दीन के बीच में थी। वो कोई लालू हम्म, यादव, हिना शहाब या तेजस्वी यादव, ओसामा, ये नहीं था। वो दो आदमी के बीच में हम्म, ही दोस्ती और थी, और ये इतने दिनों तक के लिए। लेकिन एक चीज और भी गौर करने की है कि 2024 2021 में शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ, 22 23 24, अगर 3 साल के बाद भी ये देखना होगा कि उनके कंस्टिट्यूंसी में, उनके क्षेत्र में उनका अभी तक कितना प्रभाव है, और क्या वो जी उनका नाम सिर्फ ये लिख देने से कि हिना शहाब वो शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की बेवा हैं, उससे उनको क्या वोट मिल सकता है? ये हमदर्दी वाली बात जिसको कहा जाता है कि सिंपैथी वोट जिसको कहते हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या 3 साल के बाद भी शहाबुद्दीन का
वो जलवा बरकरार रहता है जो उनकी जिंदगी में था। अगर पार्टी को लगता है, यानी आरजेडी को अगर ऐसा लगता है कि शायद शहाबुद्दीन के नाम पर भी वोट मिल सकता है उनके मरने के बाद भी, तो शायद वो हिना साहब को जरूर कंसीडर करेंगे। और हमको लगता है कि नहीं, कंसीडर करेंगे। अगर ये फैसला लालू जी को करना पड़े, तो हो सकता है कि वो हिना साहब के लिए वो सिंपैथाइज हो और उनको टिकट दे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही मर्जी चलेगी वहां कि किसको टिकट देना है, तो शायद वो उस परिवार को टिकट नहीं दे। चलिए, तेजस्वी की मर्जी चलेगी तो टिकट नहीं देंगे, लालू यादव की मर्जी चली तो वे विचार कर सकते हैं। देखिए, कुछ जो भीतर की खबर रखने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि ये अहम का टकराव भी है। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद तेजस्वी चाहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार वाले उनके दरवाजे आए, तब बातचीत का सिलसिला शुरू हो। और शहाबुद्दीन स्वयं में बहुत स्वाभिमानी थे। शहाबुद्दीन के परिवार वाले, जिनमें हिना साहब और उसामा साहब तो अब जेल में चले गए, वे चाहते हैं कि मेरे दरवाजे आए। गोपालगंज के उपचुनाव में भी जब बात उठी थी कि शहाबुद्दीन का परिवार कहां है, तो शहाबुद्दीन के परिवार ने शर्त रखी थी कि पहले आरजेडी वाले प्रतापपुर पहुंचे। क्या आपको लगता है कि ये अहंकार का जो टकराव है, ये कभी टूटेगा? और शहाबुद्दीन को आप भी समझते रहे, हम भी समझते रहे, परिवार से तो बहुत अधिक वास्ता नहीं रहा, कि यह परिवार कभी तेजस्वी यादव के दरवाजे पर जाकर झुकेगा और कहेगा टिकट मुझे दे दीजिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन जी जैसा कह रहे थे कि परिवार उनके पास जाए और उनसे टिकट मांगे, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। जहां तक ये हम मान सकते हैं कि हिना साहब हो सकता है लालू यादव से वो किसी भी चैनल के थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी हो, वो उनसे कुछ जी कांटेक्ट इस सिलसिले में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स में तो आपस में कांटेक्ट होते ही रहते हैं, तो ये कांटेक्ट जी हो सकते हैं कि वो उनसे करें। लेकिन जी सिर्फ कांटेक्ट करने से ही नहीं होगा। अब हम्म लालू जी भी हो सकता है ये देखें कि भाई ये हिना साहब पहले तो हार चुकी हैं 2 बार, अब वो फिर आगे उन्हीं को टिकट दें, तो वो फिर जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि ये तो देखना पड़ेगा कि शहाबुद्दीन का असर अभी कितना रह गया है। शहाबुद्दीन का जी असर देखिए 2 तरह का था। एक उनका एक जो वेलफेयर काम जो उन्होंने किए थे या जो भी किए थे अपने समाज के लिए उसका एक असर था। और एक उन्होंने अपने जो राइवल्स थे, जो अपोनेंट्स थे, उनको जिस तरह से डरा धमका कर या टेरराइज करके जिस तरह से रखा था, उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो हमको लगता है कि अब देखिए उनके इंतकाल के बाद ये दोनों ही फैक्टर थोड़ा कमजोर हो गए हैं। नहीं, ये तो फैजान साहब आप सिर्फ सिवान के बारे में बात कर रहे हैं। यदि शहाबुद्दीन परिवार सचमुच इतना दूर चला गया और आपने कही दिया कि शहाबुद्दीन का परिवार जाकर झुकेगा नहीं, टिकट मांगने तो नहीं जाएगा, तो ये असर शहाबुद्दीन के परिवार के कटने का असर, कि अब आरजेडी के साथ नहीं है, आरजेडी ने उन्हें अपने साथ नहीं रखा, इसका असर सिर्फ सिवान में दिखेगा या फिर पूरे बिहार में मुसलमानों पर दिखेगा? ये देखिए ये एक बड़ा इशू है जरूर कि जी क्या जो असर शहाबुद्दीन का होता था अपने समाज में पूरे बिहार में, क्या जी वही असर उनकी बीवी और उनके बेटे भी डाल सकते हैं अपने समाज पर? मुझे हम्म, नहीं लगता कि ऐसा है। जी। लेकिन इसका इसका फायदा तो ओवैसी उठाने की कोशिश करेंगे। इस गुस्से का फायदा तो ओवैसी उठाने की कोशिश करेंगे। ओवैसी तो उठाने की कोशिश कर ही रहे हैं, पहले भी किया है। लेकिन ओवैसी सिर्फ जी इसी फैक्टर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ओवैसी का अपना हम्म भी असर है। चाहे वो सीमांचल में हो, या जहाँ जिस क्षेत्र में जिसमें जहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो, वहाँ उनका असर। तो देखिए, मैंने एक बात पहले आपको कही कि मुसलमान जी किसको नहीं अपना मान रहे थे, तस्लीमुद्दीन और हम्म शहाबुद्दीन को, इसलिए क्योंकि ये दबंग लोग थे। जी ये एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत मतलब दबंग नहीं है, लेकिन बोलचाल में दबंग है। वो फायर जी उनके पास फायर पावर नहीं है, उनके पास मसल पावर नहीं है, लेकिन उनके जी पास स्पीकिंग पावर है। और मुसलमान इसको भी हम्म पसंद करता है कि ये आदमी बहुत खुल के बोलता है और
मोदी के अगेंस्ट में बोलता है या बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता है, इसलिए उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए ये करना चाहिए। एक नए लीडरशिप की बात है, तो एक नए लीडरशिप में असदुद्दीन ओवैसी की मान्यता बढ़ रही है। मान्यता बढ़ गई। चलिए खैर, तो अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ओसामा साहब को जेल भेजा जा चुका है। जेल से आने के बाद क्या रणनीति तय होती है, क्योंकि देखिए आरोप शहाबुद्दीन के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारण है, चुनावी तैयारी कारण है, जिसके कारण ओसामा साहब को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, पुराने मामले दर्ज थे जिनमें फायरिंग का, रंगदारी का तमाम मामले दर्ज है। तो सिवान एक हॉट सीट रही है और सिवान ने बिहार के मुसलमानों को प्रभावित किया है। वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और शहाबुद्दीन के बगैर पहला कोई चुनाव बिहार में होगा। देखना होगा मिजाज क्या होता है बिहार के मुसलमान मतदाताओं का। और फैजान साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए शहाबुद्दीन का परिवार जाकर झुकेगा तो नहीं। तो इस चर्चा पर हम आगे भी बिहार में मुस्लिम राजनीति कहां किधर कैसे जाएगी, इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।